Hello students, welcome to second lecture of ray optics. In last lecture we were studying about laws of reflection. उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. मान लो ये तुम्हारे पास कोई रे आ रहा है. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. तो मान लो ये इंसिडेंट वेक्टर दे दिया. n cap is a unit vector in direction of normal and this is reflected ray. तो what is vector form of law of reflection क्या कहता है? कहता मान लो एंगल इंसिडेंस I माइनस 2 टाइम्स I वेक्टर डॉट एन कैप इंटू एन कैप. या अगर इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ढूंढना हो तो I कैप माइनस 2 I कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप. तो ये फॉर्म है. इसका मैं एप्लीकेशन सिखा रहा हूं कि ये आता कैसे डेराइव करता है. देखो मान लो एक रे आया. इंसिडेंट रे इज 3 I कैप माइनस 4 J कैप. नॉर्मल इज अलोंग वाई डायरेक्शन. जो नॉर्मल है वो वाई डायरेक्शन में, मतलब ये तुम्हारा नॉर्मल है. तो यहां से एक रे आया, ऐसे इंटरसेक्ट करेगा. जितने एंगल पे आया उतने एंगल पे वापस जाएगा. पहली बात तो अच्छा. अब देखो ये रे है. अगर मान लो कोई रे मिरर के पैरेलल आए, मान लो मिरर है, अगर कोई रे ऐसे पैरेलल आ रहा है, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? इसके लिए अगर कोई रे मिरर के पैरेलल आए तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है 90 डिग्री. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 90 डिग्री. तो और एंगल ऑफ डेविएशन विल बी 0. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, मतलब कोई रे मिरर के पैरेलल आ रहा है, तो बिना रिफ्लेक्ट हुए ही, ठीक है, या बिना डेविएट हुए ही वो आगे चला जाएगा. तो अगर कोई रे 3 I कैप है, ये मिरर के पैरेलल आ रहा है, तो विदाउट रिफ्लेक्शन ही आगे चला जाएगा. और अगर कोई रे मिरर के परपेंडिकुलर आ रहा है ना, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डिग्री. तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है इस केस में? एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 डिग्री. वो अपना पाथ बिल्कुल ही रिट्रेस कर लेता है या बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है. तो मतलब अगर वो पहले -4 J कैप था, अब वो रे कितना हो जाना चाहिए? +4 J कैप. तो जो मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना हो गया? 3 I कैप +4 J कैप. तो विदाउट वेक्टर फॉर्म ही मैं कर देता हूं इस क्वेश्चन को. बिना वेक्टर फॉर्म के मैंने कैसे करना? जो भी कंपोनेंट तुम्हारा मिरर की डायरेक्शन, मिरर के नॉर्मल की डायरेक्शन में, जैसे नॉर्मल था, नॉर्मल किस तरफ है? वाई में, तो उसका बस साइन चेंज कर दो. अगर वो प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो. मिरर के जो पैरेलल है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. अब इस लॉ को समझते हैं. आर वेक्टर इज आई वेक्टर. व्हाट इज आई वेक्टर डॉट एन कैप? जैसे ये ए वेक्टर है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप. ए वेक्टर डॉट आई कैप, अगर मैं किसी वेक्टर को एक यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं, ये क्या होता है? इसका आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करना, तो क्या आ जाएगा? ए एक्स. तो अगर ए वेक्टर का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, ये बेसिकली क्या दे देगा? ए वेक्टर का कंपोनेंट जो आई की डायरेक्शन में आ रहा है. तो ए वेक्टर डॉट आई कैप विल बी ए एक्स. तो ये जो ए का कंपोनेंट, ए का जो कंपोनेंट है, मान लो थीटा है, तो ए का जो कंपोनेंट आई कैप की डायरेक्शन में वो दे देगा हमें. ऐसी ए कैप डॉट जे कैप, अगर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे क्या देगा? ए का कंपोनेंट वाई की डायरेक्शन में. ऐसी ए वेक्टर डॉट के कैप, ये क्या देगा? ए का कंपोनेंट जेड की डायरेक्शन में. तो ये तुम्हारे पास इंसिडेंट वेक्टर है. अगर मैं इंसिडेंट वेक्टर का जो कंपोनेंट है, ये वो कंपोनेंट आ गया, ठीक है. इंसिडेंट वेक्टर का कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्मल की तरफ. तो इंसिडेंट वेक्टर का नॉर्मल की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है? -4 J कैप. अगर मैं इसको पहले ट्वाइस कर दूं और 2 टाइम्स करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं आई वेक्टर में से, इसका ट्वाइस कितना हो गया? 2 टाइम्स करके इसको आई वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर दो. देखो ये क्या हो गया? 3 I कैप -4 J कैप +8, ये कितना आ गया? 3 I कैप +4 J कैप. मतलब ये जो कंपोनेंट है
जैसे अगर ये -4 है, इसका ऑपोजिट क्या होगा? +4। ठीक है, +4 को मैं 2 बार ऐड कर दूं या इसका ट्वाइस करके सब्ट्रैक्ट कर दूं, बात एक ही है ना। इसका ट्वाइस हो गया -8, -8 इसमें सब्ट्रैक्ट करूं मतलब 8 ऐड कर दिया। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, आई वेक्टर का जो कंपोनेंट आ रहा है नॉर्मल की डायरेक्शन में, उसको ट्वाइस करके आई में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बस। आई वेक्टर डॉट एन कैप, ये आ गया आई का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में? नॉर्मल की तरफ। बट ये तो सिर्फ एक इसका मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन किस तरफ? एन कैप की तरफ। देख लो ये फिर से, जैसे इसको मैं वेक्टर फॉर्म से करता हूं। कैसे करना है इसे वेक्टर फॉर्म से? आई वेक्टर ये हो गया, नॉर्मल की तरफ एक यूनिट वेक्टर हो गया जे कैप, क्योंकि वाई डायरेक्शन में। तो आर वेक्टर इज आई वेक्टर 3i कैप -4 जे कैप -2 टाइम्स आई डॉट एन। आई डॉट एन कितना आ गया? -4। ठीक है, इंटू एन कैप इज जे कैप। देखो वही तो कर रहे हैं हम। आई वेक्टर का जो कंपोनेंट नॉर्मल की डायरेक्शन में था, उस कंपोनेंट को हमने ट्वाइस करके इस आई में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बस इस कंपोनेंट को ट्वाइस करके इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4 है, इसका ट्वाइस हो गया -8, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा वो? प्लस -4 -8 मतलब -4 + 8। तो बस इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। याद करने की जरूरत नहीं है, करना है कर लो, वैसे सिंपल ही है। एक इजी ट्रिक बता दिया मैंने, नॉर्मल की तरफ जो भी तुम्हारा कंपोनेंट है उसका साइन इंटरचेंज कर दो, ये तुम्हारा वेक्टर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अ मिरर इज इन एक्स जेड प्लेन, अ रे फ्रॉम पॉइंट A, B, C इज इंसिडेंट एट ओरिजिन। अगर मिरर एक्स जेड प्लेन में है तो इसका जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल किस में होगा? वाई में। ठीक है, तो एक रे आ रहा है कहां से? A, B, C से, इस इंसिडेंट ऑन मिरर एट ओरिजिन। ये तुम्हारे पास इंसिडेंट रे आ गया, कितना? यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। तो 0 - A आई कैप प्लस 0 - B जे कैप प्लस 0 - C के कैप। तो ये आ गया -A आई कैप -B जे कैप -C के कैप। फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे देखो कौन सा कंपोनेंट है, कौन तुम्हारा जो नॉर्मल हो किस डायरेक्शन में है? जे की तरफ। तो जे वाले कंपोनेंट का साइन बस हमें इंटरचेंज करना है, तो माइनस है तो प्लस कर दिया। अब इसने बोला एक यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, तो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, इसके बस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। कितना मैग्नीट्यूड हो गया इसका? √A² प्लस B² प्लस C²। बिना वेक्टर फॉर्म यूज करे हम कर सकते हैं। इसका यूज कब करना? अगर तुम्हारा नॉर्मल ना आई जे या के लॉन्ग ना हो, कोई बीच में जैसे आई कैप प्लस जे कैप की तरफ दे दिया नॉर्मल, तो ऐसे क्वेश्चन में तुम यूज करना। अगर मैंने बोला कि भाई अगर इसी में बोला होता कि मिरर है वो वाईजेड में लाई कर है, तो तुम्हारा नॉर्मल किस तरफ हो गया? एक्स की तरफ, तो एक्स कंपोनेंट का साइन इंटरचेंज कर देता। ठीक है, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई वेक्टर डॉट एन कैप, ये क्या हो गया? आई का कंपोनेंट नॉर्मल की डायरेक्शन में, उसको ट्वाइस करके बस सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट रोटेशन देखते हैं। अगर मैंने रे को रोटेट कर दिया तो क्या होगा? इंसिडेंट रे को रोटेट कर दिया, क्या कह रहा है? इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल्सो रोटेट बाय एंगल थीटा बट इन ऑपोजिट सेंस। ऑपोजिट सेंस का मतलब अगर मैंने इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे किस तरफ घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज घूमेगा, ऑपोजिट सेंस में घूमता है। सेकंड, इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, अगर हमने मिरर को ही रोटेट कर दिया, जैसे यहां पे फर्स्ट केस में क्या करा, ये तुम्हारे पास इंसिडेंट रे आ रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैंने इंसिडेंट रे को कहता कि जैसे मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल से घूमेगा क्लॉकवाइज। और सेकंड
पॉइंट क्या है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैंने मिरर को थीटा एंगल से घुमाया, इंसिडेंट रे को हमने चेंज नहीं किया, वो वैसे फिक्स है, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमेगा इन सेम सेंस। ठीक है, अगर मिरर को क्लॉकवाइज घुमाओ, ये 2 थीटा से सेम सेंस में घूमेगा। इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले 1-2 क्वेश्चन करो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय 2 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर इंसिडेंट रे 2 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगा। अगर ये 2 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है इंसिडेंट रे, तो वो 2 डिग्री घूमेगा किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। एंड मिरर इज रोटेटेड बाय 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं मिरर को 1 डिग्री घुमाऊं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 डिग्री घूमता है सेम सेंस में। तो ये अगर क्लॉकवाइज घुमाया है तो मिरर के रोटेशन की वजह से ये 2 डिग्री घूमेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। देखो फिर से समझ लो, इंसिडेंट रे को तुमने कितना घुमाया, थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा घूमता है बट ऑपोजिट सेंस में। तो हमने इंसिडेंट रे को घुमाया था 2 डिग्री क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घुमा, 2 डिग्री घुमा बट एंटी क्लॉकवाइज। मिरर को घुमाया 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसका ट्वाइस घूमेगा सेम सेंस में। तो ये टोटल कितना घूमेगा, 4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं इसी पे। इफ इंसिडेंट रे रोटेट्स बाय एंगल 1 डिग्री एंड मिरर बाय 1 डिग्री क्लॉकवाइज। इंसिडेंट रे भी 1 डिग्री क्लॉकवाइज है, मिरर भी 1 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगा। तो एंगल ऑफ रोटेशन, इंसिडेंट रे 1 डिग्री घूम रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 1 डिग्री घूमेगा बट ऑपोजिट सेंस में। ये क्लॉकवाइज था, वो एंटी क्लॉकवाइज। मिरर घूम रहा है 1 डिग्री क्लॉकवाइज, तो मिरर की रोटेशन की वजह से वो इसका ट्वाइस घूमेगा बट सेम सेंस में। तो ये एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज सब्ट्रैक्ट होंगे, ये ज्यादा बड़ा है तो ओवरऑल आएगा 1 डिग्री क्लॉकवाइज। अब इसका प्रूफ देखो। मान लो ये हमारे पास मिरर है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, ये तुम्हारा नॉर्मल है। अगर मैंने इंसिडेंट रे को थीटा एंगल घुमा दिया, और मतलब ये अब हमारा इंसिडेंट रे ये है, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम आई प्लस थीटा। ठीक है, तो अगर आई प्लस थीटा पे आ रहा है तो रिफ्लेक्ट भी कितने पे होगा, आई प्लस थीटा पे। तो आई तो ये पहले ही था, थीटा और, समझ आ गया। तो अगर तुम्हारा ये नया इंसिडेंट रे है तो ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे आएगा। तो हमने इंसिडेंट रे को कितना घुमाया, थीटा किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, और रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम गया ओरिजिनल डायरेक्शन से, थीटा क्लॉकवाइज। तो जितना भी तुम इंसिडेंट रे को घुमाते हो, रिफ्लेक्टेड रे उससे ट्वाइस घूमता है। ठीक है, और ऑपोजिट सेंस में। नेक्स्ट, अगर मैं मिरर को घुमाऊं, मान लो यहां पे था, तुमने मिरर को घुमा दिया थीटा, तो मान लो हमने मिरर को ऐसे घुमा दिया। अब मिरर को थीटा एंगल से अगर तुम रोटेट करोगे, ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो इसका जो नॉर्मल है क्या वो भी तो घूमेगा। तो नॉर्मल भी कितना घूम जाएगा, थीटा। अगर हमने मिरर को थीटा एंगल घुमा दिया तो नॉर्मल विल ऑल्सो रोटेट बाय थीटा इन सेम डायरेक्शन। तो इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, इंसिडेंट रे फिक्स है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, आई प्लस थीटा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा आई प्लस थीटा बट फ्रॉम न्यू नॉर्मल। तो न्यू नॉर्मल से आने वाला है वो आई प्लस थीटा यहां से। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में टोटल कितना एंगल हो गया, ये था पहले आई प्लस थीटा, ये भी आई प्लस थीटा, तो ये टोटल हो गया 2i प्लस थीटा। और पहले इन दोनों में टोटल ये कितना एंगल था, 2i। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 2 थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे जो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन था, रिफ्लेक्टेड रे अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से 2 थीटा और घूम गया। और किस डायरेक्शन में घूमा, जिस तरफ तुमने मिरर घुमाया था उसी डायरेक्शन में घूम गया। सो दिस इज द प्रूफ। ऑन दिस कंसेप्ट वी विल डू अ टफ क्वेश्चन इन द लास्ट। ये तो इजी क्वेश्चन थे, एक टफ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ आगे स्टडी करते हैं।
formation of image. When two reflected rays meet at a point or appear to meet at a point, we say image is formed at that point. मिनिमम कितने नंबर ऑफ रेज चाहिए टू फॉर्म एन इमेज? मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जितने ज़्यादा रेज होंगे, ठीक है, उतना क्या चीज़ ज़्यादा होगी, उतना ब्राइटनेस ज़्यादा होगा. ऐसा नहीं कि इमेजेस उतने ज़्यादा होंगे. मान लो 2 रेज आके एक पॉइंट पे मीट करने, 2 रेज रिफ्लेक्ट हुए इस पॉइंट पे मीट करके, हम बोलेंगे भी यहाँ पे उसकी इमेज फॉर्म होगी. अगर 2 की बजाय 4 रेज आके मीट कर रहे होते या 10 मीट कर रहे होते, तो ऐसा नहीं कि 10 इमेज बन जाएंगी. जब ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इमेज तो एक ही बनेगा, बट डिफरेंस क्या आएगा? उसकी ब्राइटनेस का. जितना ज़्यादा तुम्हारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ रेज से कोई भी इमेज फॉर्म हो रहा है, उतना ही उसका ब्राइटनेस या शार्पनेस या इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा. ठीक है, शार्पनेस वर्ड भी यूज़ किया जाता है इसके लिए. व्हाट इज़ रियल इमेज? ठीक है, ये 10th में इमेज के बारे में तो पढ़ चुके हो, एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं. व्हाट इज़ रियल इमेज? रियल इमेज कब होती है? फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस. जब रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट करें. कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो. जैसे हम थिएटर्स में जाते थे, पहले थिएटर्स में क्या होता था, या पीछे से प्रोजेक्टर चलता है, प्रोजेक्टर से स्क्रीन पे लाइट आती है, तो वो जो प्रोजेक्टर से लाइट आ रही है वो तुम एक्चुअली एक स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहे हो. तो कौन सी इमेज हुई? इट इज रियल इमेज. रिफ्लेक्टेड जो भी रेज हैं वो किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज करने चाहिए. तो अगर रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पे आके कन्वर्ज करे, तो जो रे फॉर्म होता है दैट इज, जो भी इमेज फॉर्म होता है दैट इज रियल इमेज. ठीक है, जैसे यहां से रेज आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट हुए, रिफ्लेक्शन के बाद ये एक पॉइंट पे आके मीट कर गए, तो इस पॉइंट पे जो इमेज फॉर्म होगा, दिस इमेज, ये कौन सा इमेज है? इट इज रियल इमेज. क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, ये एक्चुअली मीट कर रहे हैं. नेक्स्ट, वर्चुअल. व्हाट इज वर्चुअल इमेज? इट इज फॉर्म्ड इफ रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज डाइवर्ज and do not intersect in actual but appear to intersect. जब हमारे रिफ्लेक्टेड रेस या रिफ्रैक्टेड रेस डाइवर्ज कर रहे हो, देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेस डाइवर्ज कर रहे हैं, तो मैंने बताया था इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है? जब 2 रिफ्लेक्टेड रेस मीट कर रहे हो. अब ये तो डाइवर्ज कर रहे हैं, कभी मीट करेंगे ही नहीं. बट अगर कोई यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, उसको क्या लगेगा कि भी ये रेस इस पॉइंट से आ रहे हैं. एक्चुअल में तो रेज इस पॉइंट से आ रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट है, बट इसको लगेगा क्या कि ये रेज कहाँ से आ रहे हैं? यहां से आ रहे हैं. तो इसको ये इमेज दिखाई देगी. बट ये कौन सी इमेज है? दिस इज वर्चुअल इमेज. रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रहे, वो तो एक्चुअल में तो क्या कर रहे हैं? डाइवर्ज और इंटरसेक्ट नहीं कर रहे इन एक्चुअल, बट अपीयर टू इंटरसेक्ट. दिस कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. तो इसका फायदा क्या है? वर्चुअल इमेज हम पढ़ते क्यों हैं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हमें ये तो पता है कि मिरर्स में जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. तो इसका यूज क्या है? जो भी तुम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से उसको देख रहे हो, जैसे मिरर है हमारे घर में, मिरर में मैं अपना फेस देख रहा हूं, तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख रहा हूं, अगर मैं उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखूं तब तो मुझे दिखाई देता है. अगर मैं उस इंस्ट्रूमेंट से दूर चला जाऊं तब वो इमेज मुझे दिखाई नहीं दे रहा होता. बट जो रियल इमेज है, चाहे तुम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखो चाहे विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखो, वो एक्चुअल में वहां पे होती है और हमें दिखाई देती है. ठीक है, तो इन दोनों में ये मेजर डिफरेंस है. वर्चुअल इमेज कैन ओनली बी सीन, ठीक है, और व्यूड फ्रॉम द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. जैसे लेंस है, लेंस से मान लो तुम कोई वर्चुअल इमेज देख रहे हो, तो सिर्फ लेंस के थ्रू ही देख सकते हो. अगर तुम लेंस के थ्रू ना देखो, वो इमेज दिखाई नहीं देना चाहिए. बट यहाँ पे रियल इमेज चाहे लेंस के थ्रू देखो चाहे ना देखो, फिर भी हमें दिखाई देगा. तो वर्चुअल इमेज कैन ओनली बी सीन थ्रू द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जबकि रियल इमेज में ऐसा नहीं होता. तो ये बहुत ही यूजफुल पॉइंट है. ठीक है, ये बच्चों को नहीं पता होता ये पॉइंट. नेक्स्ट, रियल ऑब्जेक्ट. व्हाट इज रियल ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि ये 10th में इतना डिटेल में नहीं पढ़ते. रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट,
वहाँ पे तो तुम जो ऑब्जेक्ट पढ़ते थे वो रियल ही होता था, वर्चुअली स्टडी करते थे। तो रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंसिडेंट रेस जिस पॉइंट से डाइवर्ज करें उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इंसिडेंट रेस आ रहे हैं, मतलब इस पॉइंट से इंसिडेंट रेस डाइवर्ज करने, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा, दिस ऑब्जेक्ट इज कौन सा ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट। रियल इमेज में रिफ्लेक्टेड रेस कन्वर्ज करते हैं, रियल ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट रेस डाइवर्ज करते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? यहां से रेज आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे रेज आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट होंगे, यहां पे मीट करेंगे। तो अगर तुम्हारा इमेज फॉर्म हो रहा है तो ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है, या तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, या तो ऐसे बोलो कि देयर इज नो ऑब्जेक्ट, या जो ऑब्जेक्ट है बहुत ही ज्यादा लार्ज है, ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा लार्ज है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए अब इसमें करें क्या? इसका ऑब्जेक्ट कहां पे? अगर इमेज फॉर्म हो रहा है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी हमें लेनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जस्ट की क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, ठीक है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग हम क्या करते हैं, जहां पे ये रेस मीट कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि यहां पे मीट कर रहे हैं, तो हम इसको क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का पोजीशन ले लेते हैं। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर तुम ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे रख दो, उसका इमेज ही फॉर्म नहीं होगा। ये मिरर है, कोई भी चीज हमें मिरर में से कब दिखाई देती है? जब उसके आगे पड़ी है। अगर मिरर के पीछे रख दो कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या इमेज दिखाई देगा? आंसर इज नो। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट पीछे नहीं होता, ऑब्जेक्ट आगे ही है। बट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का पोजिशन यहां पे ले लेते हैं। व्हेन कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, एक बीम ऑफ लाइट है, वो कन्वर्जिंग आ रहा हो, इज इंसिडेंट ऑन द मिरर और अ सरफेस, ठीक है, द बीम कन्वर्जेस टू अ पॉइंट, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा होता है। हियर नो रियल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो जो रेज होनी चाहिए वो डाइवर्ज करनी चाहिए, बट ये तो कन्वर्जिंग है इंसिडेंट रेस। अगर इंसिडेंट रेस कन्वर्जिंग हो तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट होता है, दैट ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। Here no real object exists but an image has been formed. We consider the point of convergence before reflection. Reflection होने से जो इनका point of convergence है, हम उसको क्या ट्रीट करते हैं? ऑब्जेक्ट की तरह। And this is called virtual object. इसका फायदा क्या होता है? जैसे ये तुम्हें पता होगा, जितने डिस्टेंस पे तुमने ऑब्जेक्ट रख रखा है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होता है। इसका प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे प्रूफ करोगे? एक रे ये आया मान लो, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। दूसरा रे ऐसे आया, इसके लिए कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस है मान लो थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा। अब इसमें बताओ ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है? ऑब्जेक्ट रियल है, क्योंकि इंसिडेंट रेस डाइवर्ज हो रहे हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज हैं वो डाइवर्ज हो रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर रेज डाइवर्ज करें तो ये जो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो है रियल, बट रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज है वो डाइवर्ज कर रहे हैं। तुम्हें ऑब्जेक्ट देखना है इंसिडेंट रेज से, इमेज देखना है रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज। तो इंसिडेंट रेज क्या कर रही है? डाइवर्ज। ऑब्जेक्ट क्या है? रियल। रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या कर रही है? डाइवर्ज। तो ये जो इमेज आएगा ये कौन सा इमेज होगा? वर्चुअल इमेज। अब हमें प्रूफ करना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। कैसे करोगे? 90, ये 90, अगर ये एंगल थीटा, ये भी थीटा है, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो एक एंगल 90 हो गया, एक दूसरा एंगल सेम, और एक ये साइड कॉमन हो गया, तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये प्रूव कर सकता हूं, अगर ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस पे है तो इमेज भी d डिस्टेंस पीछे फॉर्म होगी, पर ठीक है, जितना ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी सेम होगा। अब इस केस में हमें निकालना है, यहाँ पे इसका फायदा क्या हुआ वर्चुअल ऑब्जेक्ट का? हमें पता है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होती है। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आगे होगा उतना ही इमेज पीछे होगा। यहाँ पे जितना डिस्टेंस इमेज ऑब्जेक्ट पीछे होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज आगे फॉर्म होगा। ये भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना? ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो यहां से मैं प्रूव कर सकता हूं कि भाई ये अगर d है तो ये भी क्या होगा? d। और इस ऑब्जेक्ट से हमें फायदा क्या हुआ लेने से?
मैंने डायरेक्टली बता देता कि अगर ये रेस 5 सेंटीमीटर पीछे कन्वर्ज कर रहे हैं तो जो इमेज आएगी 5 सेंटीमीटर आगे आएगी। जैसे मान लो तुम्हें क्वेश्चन आ गया, यहां से रेज आ रहे हैं, ये मिरर से 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे रेस मिरर से 10 सेंटीमीटर पीछे कन्वर्ज कर रहे हैं। मैं बोलूं कि इसका इमेज निकालो, तो इसका जो इमेज आएगा वो क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर आगे की तरफ आएगा। इमेज कौन सा, रियल या वर्चुअल? इमेज इज रियल, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेस कन्वर्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, क्योंकि इंसिडेंट रेस किसी पॉइंट पे हमें अपीयर हो रहा है कि कन्वर्ज हो रहे हैं। एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं हो रहे, हमें अपीयर हो रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रहे हैं। तो इफ इंसिडेंट रेस कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज, कि हमें लग रहा हो कि यहां से डाइवर्ज हो रहे हैं, एक्चुअल में तो रेस क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं इंसिडेंट रेस, तो द पॉइंट इज सेड टू बी द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वर्चुअल। तो मिरर्स में क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट हो उसके लिए कौन सी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज। और अगर तुम्हारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, कैसी इमेज फॉर्म होती है, रियल इमेज। और दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम। यहां पे v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पीछे है तो इमेज 10 सेंटीमीटर आगे होगा, और अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर आगे है, इमेज 10 सेंटीमीटर पीछे फॉर्म होगा। ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक मिरर के आगे तो दूसरा पीछे होगा। मैं बोलूँ v वर्सेस u का ग्राफ प्लॉट करो, y इंटरसेप्ट हो गया 0, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, स्लोप इज नेगेटिव, और कितना स्लोप है, 135 डिग्री। तो ये इसका ग्राफ आ गया। अब नेक्स्ट, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज। ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ, ये मिरर है, हमें इमेज का लोकेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, देखो कहीं ना ऐसे सोच रहे होंगे कि यहां से d डिस्टेंस है तो यहां से d डिस्टेंस पीछे, गलत। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे होता है ये, तो अगर यहां से परपेंडिकुलरली d डिस्टेंस है तो रे परपेंडिकुलरली d पे आएगा। क्यों, देखो कोई भी अगर तुम्हें इमेज बनानी है तो मैंने बताया कि दो रेस चाहिए। तो एक तो ये जो मैंने नॉर्मली फेंकी, ये तो इसी पॉइंट पे वापस आ रही है, ठीक है। दूसरा ये थ्रो करा, ये ऐसे आ गया। अब ये दो रेस जहां पे मीट कर रहे होंगे, ये परपेंडिकुलर रे तो ऐसे जाएगा। तो जो इमेज फॉर्म होती है वो ऑब्जेक्ट से मिरर के जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, उस लाइन पे फॉर्म होती है। हाँ, ये डिस्टेंस अगर x है, ये भी x होगा। कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, ये d है, ये d होगा। तो अगर यहाँ पे तुम्हारे पास इमेज फॉर्म हो रहा है, मान लो ये कुछ भी डिस्टेंस, मान लो कुछ z डिस्टेंस है, तो ये भी डिस्टेंस z होगा। अगर ये y है, ठीक है, दोनों में, तो जो इमेज फॉर्म होती है वो मिरर और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उस पर फॉर्म होती है। सेकेंड केस, मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, तो हमें इसका इमेज फॉर्म करना है। इमेज कैसे फॉर्म करोगे, क्या करो, मिरर को एक्सटेंड कर दो, ठीक है। तो जितना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पीछे इमेज फॉर्म होगा। हाँ, वो अलग बात है तुम इस इमेज को देख पाते हो या नहीं देख पाते हो। कई बार होता है ना, जैसे मिरर है, मिरर से हमें ऐसा नहीं है कि जो भी हमारे मिरर के आगे जो भी चीज पड़ी हुई है, सारी चीजों की वो इमेज बनाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसकी भी इमेज बनाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसकी बनाएगा। बस मिरर के पीछे नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर तुमने मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट रख दिया, उसकी इमेज नहीं बनाता। आगे जो भी चीज होती है, सब चीजों की इमेज बनाता है। तुम उसको देख पाते हो या नहीं देख पाते हो अलग चीज है। कई बार हम क्या करते हैं, मिरर को घुमा देते हैं। मान लो मुझे अपने पीछे देखना है, मिरर को ऐसे घुमा देता हूँ, या इधर का राइट साइड का देखना है तो इधर घुमा देता हूँ। तो मतलब इमेज तो वो सारी फॉर्म कर रहा है ना, इधर की भी, इधर की भी, इस साइड की भी, इमेज तो सारी फॉर्म करता है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रख दो, इसकी भी इमेज फॉर्म करेगा। बट मिरर के ऑब्जेक्ट बस क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए। जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पीछे फॉर्म होगा। हम उसको देख पाते हैं या नहीं देख पाते वो अलग केस है। इमेज पूरी फॉर्म करता है, चाहे मिरर जितना भी ले लो,
ठीक है, चाहे पूरा मिरर होता तब भी यहीं पे इमेज बननी थी, आधा मिरर ले लिया तब भी वहीं पे बनती। फर्क क्या होगा, अगर तुमने स्मॉल मिरर लिया है, ठीक है, देखो यहां से रे आई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, दूसरा रे ऐसा आया होगा, ये रिफ्लेक्ट हुआ होगा, ये दोनों रेस इस पॉइंट पे मीट करेंगे तो इमेज तो फॉर्म होगा। बस छोटे मिरर में क्या होता है, कम नंबर ऑफ रे से इमेज बनता है, बड़ा मिरर जो होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ रे से इमेज बनता है। तो अगर तुम्हारे पास मिरर छोटा भी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो क्या करो, इस लाइन को एक्सटेंड कर लो, उतना ही डिस्टेंस, जितना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है उतना ही परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पीछे इमेज फॉर्म कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ मिरर सो दैट अ पर्सन कैन व्यू हिज फुल इमेज। ताकि पर्सन अपना पूरा इमेज देख सके, कितना मिनिमम साइज ऑफ मिरर चाहिए। मान लो पर्सन का हाइट है h, तो बहुत से पर्सन जो भी बहुत से स्टूडेंट्स आंसर कर रहे होंगे h/2, उनका आंसर गलत है। मैंने अभी तुम्हें बताया कि चाहे जितना भी एक छोटा सा मिरर ले लो, ठीक है, ये भी जो भी चीज इसके आगे पड़ी होगी सारी चीजों की इमेज फॉर्म करता है। बस क्या करो, इसको एक्सटेंड कर लो, जो भी चीजें इस मिरर के आगे पड़ी हुई हैं सबकी इमेज ये फॉर्म करेगा ही करेगा, ठीक है, ये सबकी इमेज फॉर्म करता है। हाँ, तुम उसको देख पाओ या ना देख पाओ वो अलग कंसेप्ट है, बट ये इमेज तो फॉर्म करेगा ही करेगा। तो इसका जो आंसर है इट इज नेग्लिजिबल स्मॉल। बहुत छोटा सा मिरर ले लो, वो भी जो आगे उसके चीजें पड़ी होंगी सब चीजों की पूरी पूरी इमेज फॉर्म करेगा। इसके पीछे का जो कंसेप्ट है, ठीक है, कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।